नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बजने को हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार और बंगाल में विवाद बढ़ चुका है। केंद्र ने मुख्य सचिव को वापस बुला लिया है। वापस बुलाए गए हैं बंगाल के मुख्य सचिव। तो केंद्र सरकार और बंगाल में विवाद बढ़ गया है। चूंकि पिछले दिनों यास तूफान ने भारी तबाही मचाई और यास तूफान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरी जो त्रासदी है उसका मुआयना करना चाह रहे थे। मीटिंग उन्होंने ली, लेकिन ममता बनर्जी मीटिंग में शामिल नहीं हुई, जिसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि अहंकार में चूर हैं ममता दीदी। इस बीच बड़ा फैसला सरकार की तरफ से केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव, बंगाल के मुख्य सचिव को वापस बुला लिया है। तकरार ये कोई पहली नहीं है। चुनाव के मैदान में भी जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया था और बीजेपी वर्सेस टीएमसी, ममता वर्सेस मोदी देखा गया था और नतीजे जो आए थे वो चौंकाने वाले भी थे, इसलिए कि टीएमसी की वापसी फिर से हुई थी। ऐसे में अब ये तकरार लगातार जारी है, जो प्रशासनिक स्तर पर भी देखी जा रही है। बात अब कोरोना की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 2840 नए कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में 67 मरीजों की मौत हुई है और 4961 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 46,932 रह गई है और अब तक 9,65,208 संक्रमण के मामले सामने आए हैं। 12,915 मरीजों की मौत कोरोना काल में हुई है। छत्तीसगढ़ में 4,961 मरीज एक ही दिन में डिस्चार्ज हुए और अब तक 9,05,361 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। धीरे धीरे करीब काबू में आ गया है कोरोना, लेकिन सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाकर रखना है। दूसरे देशों से सीखना है कि कैसे उनके यहाँ पहली लहर के बाद दूसरी लहर और दूसरे के बाद तीसरी लहर आई थी। भारत में भी आशंका जताई जा रही है, इसलिए बिल्कुल भी कोताही न बरतें। इस बीच रायपुर में लॉकडाउन में एक और राहत दी गई है। 50 मेहमानों के साथ मैरिज हॉल में शादी की छूट मिल गई है। गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। शादियों की अनुमति अब होटल के लिए भी दी गई। 50 लोग शामिल हो सकते हैं। पहले 10 मेहमानों के साथ शादी की अनुमति दी गई थी। अब बड़े मैरिज हॉल में भी शादियां की जा सकती है। 50 लोग शामिल हो सकते हैं, 50 से ज्यादा नहीं। 50 से ज्यादा अगर शामिल होंगे तो प्रशासन कड़ी निगरानी रखे हुए है। कड़ी निगरानी के साथ साथ प्रशासन लोगों पर कार्रवाई भी करेगा अगर कहीं नियम का पालन नहीं हुआ तो। शादी के आयोजन में गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की और कौन सी बड़ी खबरें हैं बताएंगे हमारे सहयोगी स्टार जैन, रायपुर से जुड़ गए हैं। स्टार, आज की बड़ी खबरें जिन पर दिन भर नजर रहने वाली है। देखिए, प्रमुख खबरों की बात करें, सबसे मुख्य तो कोरोना को ही लेकर है कि जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ में अपडेट होते जा रहे हैं। आंकड़े में कम हो रही, पॉजिटिविटी रेट हमारे यहाँ की कम हो रही है और रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रहा है। एक्टिव संख्या की बात करें, एक्टिव मरीजों की तो 50,000 से नीचे पहुंच चुके हैं। कल भी करीब 2,500 के आसपास केस आए थे और रायपुर की बात करें, जो इस समय सबसे ज्यादा बना हुआ था, वहां पर भी 150 के से नीचे केस संख्या है। तो कुल मिलाकर ये है कि ओवरऑल छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोरोना के मामले में फिलहाल राहत है, क्योंकि कल भी रायपुर से जिस तरीके से खबर आई थी कि अचानक मार्केट से जाकर सैंपलिंग की गई वहां पर, तो लगभग 550 लोगों की सैंपलिंग की गई, लेकिन कोई भी पॉजिटिव नहीं मिला। ये राहत भरी बात है। नगर निगम और स्मार्ट सिटी के संयुक्त प्रयास से ही अभियान चलाया जा रहा है, जो रायपुर का और दूसरे मार्केट में भी किया जाएगा। इसके अलावा ये जो कोरोना से जुड़ी हुई खबरें है, जो शादी ब्याह को लेकर एक छूट दी गई है, क्योंकि वर्तमान में पहले जो ऑर्डर हुआ था उसमें होटल्स को अलाउ थी, लेकिन अब जो शादी के भवन है, मांगलिक कार्य के भवन है, उनको भी बुक किया जाएगा, अनुमति दी गई। तो कुल मिलाकर कोरोना को लेकर देखा जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार राहत भरी खबरें आ रही है और इसी के साथ प्रशासन जो है तीसरे वेव की आशंका को देखते हुए भी तैयारी अपनी पुख्ता कर रहा है। शुक्रिया आपका स्टार, जानकारी के लिए। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं। इसके अलावा सरगुजा भी आज से अनलॉक हो रहा है। कलेक्टर ने इसको लेकर एक राहत भरी खबर दी है। सरगुजा जिला आज से अनलॉक हो रहा है। कलेक्टर ने सुबह 8 से 5 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। हालांकि स्विमिंग पूल, सिनेमा घर समेत शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
शादी समारोह में 50 लोगों की शामिल होने की छूट दी गई है। इसके अलावा सार्वजनिक कार्यक्रम, धरना, जुलूस प्रतिबंधित रहेंगे। जिले में फिलहाल पॉजिटिविटी रेट गिरकर 4.3% रह गया है, जिसके चलते जिले को अनलॉक करने का फैसला लिया गया है और सरगुजा जिला अब आज से अनलॉक हो रहा है। स्विमिंग पूल, सिनेमा घर समेत शैक्षिक संस्थान बंद रहेंगे। शादी समारोह में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की छूट है। और अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1854 नए कोरोना मरीज मिले हैं। एमपी में बीते 24 घंटे में 63 मरीजों की मौत हुई है। बीते 24 घंटे में 5,796 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 34,322 रह गई है। एमपी में अब तक 7,75,709 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 63 मरीजों की मौत हुई है और 7,891 मरीजों की मौत पूरे कोरोना काल में हुई है। शिखिल व्यवहार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शिखिल, कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली है मध्य प्रदेश की आज दिन भर? देखिए, सबसे पहले बात यहाँ पर की जाए तो कोरोना संक्रमण को लेकर विश्वास सारंग जो है वो आज एक अहम बैठक यहाँ पर लेंगे। हालांकि ये बैठक जो होगी वो स्मार्ट सिटी कार्यालय में होगी और इसमें समीक्षा इस बात की जाएगी कि जिस प्रकार से जो पूरा प्रदेश अब 1 जून से अनलॉक की ओर यहाँ पर बढ़ रहा है, उसे लेकर क्या यहाँ पर निर्णय किए जा सकते हैं। हालांकि राजधानी भोपाल की अगर बात यहाँ पर की जाए तो प्रदेश में जो संक्रमण की दर है वो लगातार घट रही है। उसी प्रकार जो राजधानी भोपाल है उसकी संक्रमण दर भी यहाँ पर लगातार जो है वो कम यहाँ पर होती जा रही है। यदि प्रदेश की बात यहां पर की जाए तो फिलहाल जो संक्रमण दर है वो 2.45 पर यहां पर है और वहीं राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो 4.35 की संक्रमण दर अभी यहाँ पर बाकी है। इतना ही नहीं बल्कि अगर देखा यहाँ पर जाए तो जो प्रदेश के करीब 22 जिले हैं वो ऐसे हैं जहाँ पर 10 मरीजों से भी कम संख्या यहाँ पर है और राजधानी में आज 70 दिन बाद सबसे कम मरीज यानी 324 मरीज 7,000 टेस्ट में यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसके अलावा देखा यहाँ पर जाए तो संभागायुक्त भी आज यहाँ पर बड़ी बैठक यहाँ पर लेंगे, जिसमें साफ तौर पर राजधानी को जिस प्रकार से अनलॉक यहाँ पर किया जाना है उसे लेकर विचार मंथन यहाँ पर किया जाएगा। वहीं देखा जाए तो ब्लैक फंगस की जो लगातार मरीज यहाँ पर तब्ती लगातार जो मध्य प्रदेश में सामने यहाँ पर आ रहे हैं, उसमें इंजेक्शन की कमी भी यहाँ पर सामने आ रही है। हेल्थ पीएस की एक बैठक यहाँ पर होनी है, मध्य प्रदेश स्तर की यहाँ पर बैठक है। इसमें साफ तौर पर जिस प्रकार से जो मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है ब्लैक फंगस को लेकर उसकी समीक्षा यहाँ पर की जाएगी। इंजेक्शन और दवाओं की आपूर्ति को लेकर यहाँ पर बातचीत यहाँ पर की जाएगी। और इसके अलावा अगर देखा यहाँ पर जाए तो जो वन मंत्री हैं वो भी एक बैठक यहाँ पर लेंगे, जिसमें रातापानी अभ्यारण्य में लेकर जो शिकायतें यहाँ पर दर्ज कराई गई हैं और इसके अलावा जो वन क्षेत्रों में जो स्वीकृतियां फिलहाल राज्य बोर्ड ने यहाँ पर दी है उसे लेकर विचार मंथन यहाँ पर किया जाएगा। तो फिलहाल देखा यहाँ पर जाए तो कोरोना को लेकर आज मध्य प्रदेश में जो है तमाम हलचलें जो रहेंगी प्रशासनिक और राजनीतिक वो काफी यहाँ पर तेज रहेंगी। जी शुक्रिया आपका शिखर जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें जिस पर दिन भर नजर रहेगी और अपडेट लगातार पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना समीक्षा बैठक में कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 47 जिलों में अब 5% से भी कम संक्रमण है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जहां भी संक्रमण थोड़ा भी बढ़ता है पूरी सख्ती से कार्रवाई कर संक्रमण नियंत्रित किया जाए। उन्होंने कहा कि एग्रेसिव टेस्टिंग की जाए, एक मरीज की पहचान कर तुरंत उपचार शुरू करें, कंटेनमेंट जोन बनाकर संक्रमण रोक दिया जाए। बैठक के बाद रात को अचानक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्मार्ट सिटी स्थित कोविड कमांड सेंटर पहुंचे। उनके साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और कई अफसर मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने होम आइसोलेशन में कोरोना संक्रमित मरीजों से बातचीत की। 1 जून से कोरोना कर्फ्यू हटाने और 30 जून तक कोरोना गाइडलाइन को लेकर उन्होंने अफसरों से चर्चा की है। माननीय मुख्यमंत्री जी हर समय सभी टीम का जो कोरोना की इस लड़ाई में लड़ी है उसका उत्साहवर्धन करते रहते हैं। उन्होंने कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की को देखा, उसकी समीक्षा की और उसके साथ ही भोपाल की टीम के साथ भी आगे हम और क्या कुछ इस पूरे कोरोना की लड़ाई में भोपाल को जल्द से जल्द हम कैसे कोरोना कर्फ्यू से विड्रॉ कर सकते हैं उसके लिए दिशा निर्देश दिए और हमारी समीक्षा की। वाणिज्यिक कर मंत्री टीएस सिंहदेव केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी परिषद की ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए। परिषद की 43वीं बैठक थी
बैठक में सिंहदेव ने कोरोना नियंत्रण और इसके इलाज में उपयोग होने वाली दवाइयों, मेडिकल सामानों और उपकरणों पर जीएसटी शून्य करने का सुझाव दिया है। उन्होंने राज्यों को अपना राजस्व बढ़ाने के लिए जीएसटी पर 1% सेस लगाने की अनुमति प्रदान करने की मांग रखी। उन्होंने सुझाव दिया कि इसकी अधिकतम सीमा 5% तक रखी जा सकती है। सिंहदेव ने व्यवसायियों के लिए रिटर्न और भुगतान की व्यवस्था के नए प्रस्ताव पर असहमति जताते हुए कहा कि वर्तमान व्यवस्था को ही जारी रखना चाहिए। अभी जारी व्यवस्था के अनुसार पूर्ववत तिमाही रिटर्न और मासिक भुगतान का प्रावधान है। रायपुर से बड़ी खबर, कार डीलर के ऑफिस में 2 बदमाशों ने तोड़फोड़ कर दी है। अमन जैन और साहिल जैन नाम के 2 बदमाश हैं जिन्होंने तोड़फोड़ की। सेकेंड हैंड कार के इंश्योरेंस पेपर को लेकर विवाद था। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है। बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोपी अमन जैन गिरफ्तार हुआ। साहिल जैन अभी भी फरार है। सरस्वती नगर थाना इलाके का ये मामला है। तहसीन सैदी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। तहसीन, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये राजधानी रायपुर के जी रोड इलाके में जो एसेंट मोटर्स स्थित जो एक है ऑटो डीलर का ऑफिस है, वहाँ की जिसके संचालक नितिन कृष्णानी हैं, इनके द्वारा कल एक रिपोर्ट कराई गई है कि इन्होंने एक साहिल जैन नामक युवक को जो दुर्ग निवासी है, वो उसको एक ऑडी A4 कार बेची थी पिछले दिनों। उसमें कुछ इंश्योरेंस के पेपर बचे हुए थे। उसी बात को लेके ये कल आए थे अपने मित्र अमन जैन के साथ में, और वहां पे आने के बाद उन्होंने वो जो नितिन कृष्णानी ऑटो डीलर, वो वहां नहीं मिले, और नहीं मिलने के बाद उन्होंने फोन पे उनको गाली गलौज की और शनिवार को आने के लिए कहा था। इसी बात को लेकर वो आक्रोशित हुए, और आक्रोशित होने के बाद उन्होंने वहां पूरे ऑफिस में तोड़फोड़ करी, और वहां जो स्टाफ मौजूद था वो उसको भी खूब मारपीट की है डंडों से, और उसके बाद वो बाहर भाग के उन्होंने अपनी जान बचाई। लेकिन ऑफिस में उन्होंने काफी तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि ये साहिल जैन जो दुर्ग के रहने वाले हैं, और जो बाद में फिर इनकी पहचान हुई क्योंकि ये स्टाफ इनको जानता नहीं था, और जिस तरीके से नितिन कृष्णानी ने आके देखा कि कौन आया था क्या था, तो उसके बाद ये वहां पे काफी तोड़फोड़ की है, और उसके बाद ये फरार हो गए। और उसके बाद ये जो नितिन कृष्णानी, इन्होंने जाके सरस्वती नगर थाना में पुलिस में रिपोर्ट कराई है, और जो सीसीटीवी की वहां पे जो ये पूरी वारदात जो है वहां कैद हुई है। तो फिलहाल पुलिस ने वहां पे गैर जमानती धाराओं के खिलाफ में इनके खिलाफ जो ये अपना अमन और साहिल है, इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, और इसमें देर रात अमन जैन को इसमें गिरफ्तार कर लिया और साहिल जैन की तलाश की जा रही है। लेकिन ये साफ तौर पर क्योंकि ये जो जी रोड स्थित जो इनकी एसएन मोटर्स है, ये थाने से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बेखौफ इन्होंने तोड़फोड़ करके ये लोग फरार हो गए। तो इससे कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि पुलिस का जो खौफ है वो कहीं ना कहीं गायब नजर होता राजधानी से आ रहा है। तो फिलहाल पुलिस जो है साहिल जैन की तलाश में जुटी हुई है। जी, शुक्रिया आपका तहसीन जानकारी के लिए। भोपाल से एक बड़ी खबर जो दिल दहला देने वाली खबर है। 16 साल की नाबालिग से गैंगरेप हुआ। 3 आरोपियों पर गैंगरेप का आरोप है। आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं, और इस मामले का खुलासा तब हुआ जब नाबालिग गर्भवती हो गई। एमपी नगर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में अब आगे जांच जारी है। बहरहाल ये बड़ी खबर, 16 साल की नाबालिग से गैंगरेप की जानकारी सामने आई। 3 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। 3 आरोपियों पर गैंगरेप का आरोप है, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। नाबालिग जब गर्भवती हुई उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। हरियाणा के पलवल जिले के मुंडकटी थाना क्षेत्र में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और निर्मम हत्याकांड के आरोपी के तार हटा के मड़ियादू थाना क्षेत्र से जुड़े हैं। जघन्य हत्याकांड के आरोपी की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा पुलिस कल मड़ियादू पहुंची, जहां आरोपी से संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेज खंगाले गए। पड़ताल में पता चला था कि मामले का मासूम के माता पिता और आरोपी दोनों मध्य प्रदेश से हैं, जो मजदूरी करने हरियाणा गए हुए थे। मड़ियादू पहुंची हरियाणा पुलिस के जांच अधिकारी प्रीतम सिंह ने बताया कि घटना के 16 घंटे बाद ही पुलिस ने जंगल से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। चूंकि दोनों मध्य प्रदेश के दमोह जिले से संबंध होने के कारण और पीड़ित पक्ष के संबंध में जानकारी इकट्ठा की जा रही। राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में विचित्र मामला सामने आने से लोग दंग रह गए। रहवासियों में छोटू उर्फ लंगड़ा नाम के युवक के आतंक से दहशत फैल गई है। रूपनगर में एक परिवार के पड़ोस में छोटू उर्फ लंगड़ा नाम का युवक रहता है।
शुक्रवार रात करीब 9 बजे छोटू अपने पड़ोसी के पौने 2 साल के लड़के को खिलाने के बहाने साथ ले गया और उसे जबरदस्ती शराब पिला दी। मासूम की हालत बिगड़ती देख छोटू उसके मां के पास छोड़कर फरार हो गया। मासूम ने जब उल्टियां की तब शराब पिलाने का खुलासा हुआ। परिजन मासूम को लेकर थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने इलाज के लिए उसे कमला नगर अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल आरोपी छोटू फरार है। पुलिस ने छोटू लंगड़ा के खिलाफ जेजे एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति है जो छोटू लंगड़ा करके है, उस व्यक्ति के द्वारा इसको खिलाने के नाम पे वहीं पे खिला रहा था। खिलाने के दौरान उसको ड्रिंक कराने, चूंकि जब घर पे उसको उल्टी सी हुई तो मां के द्वारा देखा गया उल्टी में चूंकि वाइन की स्मेल आ रही थी, उस बेस पे फिर उसने मेडिकल थाने वालों ने उनका तुरंत बच्चे का कराया। आरोपी के विरुद्ध जेजे एक्ट 77 सेक्शन उसकी कार्रवाई की गई है। से बड़ी खबर, हाथी के हमले में मौत हुई है। दंतैल हाथियों के हमले में महिला की मौत हो गई। मनरेगा में काम करने के लिए महिला जा रही थी। रास्ते में 2 दंतैल हाथियों ने उस पर हमला कर दिया। 2 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। वन विभाग ने परिवार को 25,000 रुपए की मदद दी है। बागबाहरा वन परिक्षेत्र का ये मामला, जहां संघर्ष लगातार जारी है हाथी और मानव के बीच में। धनंजय त्रिपाठी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। धनंजय, कैसे ये पूरा घटना हुआ? जी, मैं आपको बता दूं कि बागबाहरा वन परिक्षेत्र के ग्राम धर्मपुर में पति पत्नी और एक भांजी को लेकर बाइक से काम करने जा रहे थे मनरेगा का। रास्ते में इन्हें हाथी मिल गया तो बाइक रोक कर ये भागने के प्रयास किए, तो पति और भांजी तो भाग गए पर महिला नहीं भाग पाई, जिसे हाथी ने पटक कर मार डाला है। और वन जैसी सूचना मिली, वन अमला मौके पर पहुंचा है और 25,000 की तत्कालिक सहायता देकर उसे पोस्टमार्टम के लिए महासोल ले जा रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका धनंजय जानकारी के लिए। दुर्ग जिले को 26 मई से अनलॉक किया गया है, लेकिन शाम 6 बजे के बाद इमरजेंसी सुविधाओं को छोड़कर सभी व्यवसाय बंद करने के निर्देश प्रशासन ने दिए हैं। इसके बावजूद रात के 8 बजे इंदिरा मार्केट चौक पर पुलिस की कार्रवाई जारी रखी। यहां आने जाने वाले लोगों से पूछताछ कर या तो समझाइश दी गई या फिर नियमों को तोड़ने पर फाइन काटा गया। शाम 6 बजे के बाद लोग भीड़ भाड़ करते हुए अधिक संख्या में निकले हुए थे। दुर्ग के मुख्य बाजार इंदिरा मार्केट चौक का जायजा लिया हमारे संवाददाता आकाश राव ने। दुर्ग जिले में अनलॉक के आज तीसरे दिन जो आलम है वो देख सकते हैं। जिस तरीके से शाम के 6 बजे के बाद टोटल लॉकडाउन की स्थिति है, नाइट कर्फ्यू की स्थिति है। लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो बिना मास्क के ही पहुँच रहे हैं, मास्क भी उन्होंने नहीं लगाया है। और ऐसे में जब संक्रमण की स्थिति काफी भयावह है, दुर्ग जो है छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो टॉप में रहा है। और ऐसे में देख सकते हैं कि लोग जो है बेपरवाह होकर के बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं। आप भीड़ भाड़ देख सकते हैं। कोरोना से बचना है। सर, आप कैसा देखते हैं कि जिस तरीके से भीड़ अभी आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या देखते हैं? बेशक दुर्ग जिले का हाल पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन लोग इस बात से अनजान हैं कि वो फिर से वो ऐसा कोरोना का जो पीक आया था वैसा आ सकता है। हम प्रयास कर रहे हैं कि लोग अपने घरों में रहें और 5 बजे के बाद लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें। आज 2 दिन बचा है, 30 तारीख तक कलेक्टर महोदय ने लॉकडाउन की घोषणा की है, तो लोगों में पेशेंस होना चाहिए। यही बताने के लिए हमने पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर एक पैदल मार्च का एक मोर्चा निकाला हुआ है। और तरीके से पुलिस जो है लोगों की जान बचाने के लिए रात दिन जो है मेहनत कर रही है और मुस्तैद है। और ये जिम्मेदारी निभा रही है कि जिस तरीके से वो अपराध पर रोकथाम लगाने के लिए प्रयास करती है, वही संक्रमण भी ना हो इसको लेकर के वो लगातार लोगों को समझाइश दे रहे हैं। दुर्ग से आकाश राव। कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने गई पुलिस टीम पर हमला हो गया। घटना राजनगर तहसील के बमीठा थाना अंतर्गत झमटोली गांव की है, जहां डायल 100 की टीम के साथ आरक्षक कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए गई हुई थी। झमटोली में डायल 100 बाजार की दुकानें बंद करा रही थी, तभी हल्लरपुरी वाले नामक एक युवक की तो पुलिस ने डंडा मार दिया, जिससे उसके सिर में चोट आई। पुलिस की इस तरह की कार्रवाई से जनता आक्रोशित हो गई और गुस्साई भीड़ ने डायल 100 के पुलिसकर्मी संत कुमार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसके बाद गांव के लोगों ने पुलिसकर्मी को बचाया। पुलिसकर्मी के साथ मारपीट शुरू होते ही गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग गया और आरक्षक को साथ लेकर वहां से किस तरह बच निकलने में कामयाब हुए। काय मारो भाई साहब, काय भाई साहब, काय मारो
दुकान बंद करा देते हैं? दुकान बंद करा देते। काय पे हाथी दिए आप? क्यों मारो? दुकान बंद करा देते हैं? दुकान बंद करा देते। काय पे हाथी दिए आप? सोना मत कौन थाने में हो? का नाम आपको? संत को सुखा मारपीट करी ना उन्होंने? आओ खूब मारी, कैसे मारू? ठगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के नाम से फेसबुक की फेक आईडी बनाकर लोगों से रुपयों की मांग की जा रही है। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह की फेक फेसबुक आईडी बनाकर निसरपुर के अजय तिवारी नाम के व्यक्ति से बातचीत करने के बाद रुपयों की मांग की गई। इस दौरान बातचीत में शक होने पर अजय तिवारी ने पुलिस को सूचित किया। निसरपुर के अजय तिवारी ने बताया कि उनके पास धार पुलिस अधीक्षक की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, जिसे उन्होंने स्वीकार कर मित्र समूह में जोड़ लिया। तिवारी ने बताया कि फेक आईडी चलाने वाले ने परिवार वालों के हाल जानने के बाद समस्या बताकर 15,000 रुपए की मांग की। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह का कहना है कि आजकल इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं। हमने इस अकाउंट को रिपोर्ट कर इसे ब्लॉक करा दिया है और अभी आगे की कार्रवाई जारी है। मैं उन्हें कहता रहा कि आप अकाउंट नंबर दीजिए या कोई व्यक्ति को बताइए जिसको मैं सीधा पैसा दे दूं। जो आईडी हैक कर ली है तो ये सोचकर मैं निसरपुर चौकी गया और चौकी प्रभारी जेपी बिल्डर साहब को इस बात से अवगत करवाया। देखिए, एसपी धार की जो फेसबुक आईडी है, जैसे कि आजकल चल रहा है, उसका फेक अकाउंट किसी ने बना लिया है और कई लोगों से पैसे की डिमांड की है। हमने उस अकाउंट को रिपोर्ट करके ब्लॉक करा दिया है और अभी आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। मेरा सभी से आग्रह है कि वो एसपी धार की जो आईडी है, यदि उससे कोई भी पैसे मांगता है, किसी तरह का पैसा किसी भी अकाउंट में क्रेडिट ना करे। मुरैना जिले में किसान अपने गेहूं की फसल को सरकारी दाम पर नहीं बेचवा रहे हैं। कमीशन के चलते किसानों के गेहूं को हटिया बताकर उनको सोसाइटीज के द्वारा लुटाया जा रहा है और ये सब हो रहा है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के क्षेत्र में। 37,555 किसानों से गेहूं खरीदा जाना था, लेकिन केवल 11,455 किसानों से ही गेहूं की खरीदी की गई है। हालात ये हैं कि 77 खरीदी केंद्रों में से 30 खरीद केंद्र कई दिनों से बंद हैं, लेकिन अधिकारी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और। वहीं बीजेपी नेताओं की माने तो गेहूं की खरीदी लगातार जारी है और 28 तारीख तक खरीद होनी है। अगर जरूरत महसूस हुई तो इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं अधिकारियों का दावा है कि जितना लक्ष्य था उसमें से 66% तक गेहूं खरीद लिया गया है और आगे भी खरीद जारी रहेगी। 77 जो केंद्र हैं खरीदी के, उनमें से 30 तो परमानेंटली बंद हैं और बहाना दिया जा रहा है कोरोना का। आप जब वरीयता पे किसी चीज को रखेंगे, किसानों की खरीदी को वरीयता पे रखेंगे, तो उसके लिए आवश्यक जो भी व्यवस्थाएं होंगी वो करना तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस बार क्या है, थोड़ा गेहूं पतला था तो कुछ सोसाइटियों पर चलना नहीं लग पाया, लेकिन अब ज्यादातर सोसाइटियों पे चलने लग गए हैं और तुलाई चालू है और मैसेज भी आ रहे हैं। 28 तारीख तक हो सकता है डेट आगे भी बढ़े। हमारी खरीद निरंतर जारी है सभी केंद्रों पर। अब इस समय कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जैसा मैं बता रहा था आपको, 66% हमारा उपार्जन हो चुका है और बाकी जो किसान थे उन सबको जो SMS भेजे जाने थे, सेकंड SMS, वो भेज दिए गए हैं सभी को और निरंतर तुलाई जारी है। किस तरह की कोई अभी समय समस्या नहीं। मध्य प्रदेश में रोजगार पाने के लिए जूझ रहे युवाओं को 2 शातिर ठगों ने फर्जी नियुक्ति आदेश थमाकर लाखों रुपयों का चूना लगाया है। रतलाम पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी नरेंद्र टांक और सुखदेव कुशवाहा मध्य प्रदेश सरकार के नाम से फर्जी आदेश तैयार कराते थे और युवाओं को मेडिकल कॉलेज में नौकरी दिलाने का झांसा देते थे। इन दोनों ठगों ने रतलाम जिले के साथ साथ उज्जैन, धार, झाबुआ जैसे कई जिले के युवाओं को अपना शिकार बनाया। लालचंद राठौर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। लालचंद, ये नटवर लाल कब से ऐसा कर रहे थे? जी हाँ तृप्ति, बिल्कुल इसमें कि मामला सामने आया। रतलाम के अंदर मेडिकल कॉलेज बड़ी ही जद्दोजहद के बाद में रतलाम मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई थी, जिसके बाद में मेडिकल कॉलेज में जो भर्ती होने का सिलसिला बदस्तूर जारी था और मध्य प्रदेश ऐसे जैसे तैसे ही नटवर लाल जो है रतलाम के अंदर सक्रिय हो चुके थे और भोपाल से ही ऐसे फर्जी नियुक्ति आदेश जो है कार्यालय आयुक्त चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन के नाम से ऐसे करीबन 130 लोगों की सूची जारी करके 130 लोगों की नियुक्तियां कर दी गई थी, जिसमें लाखों रुपए की ठगी का एक मामला सामने आया था, जिसमें करीबन 1 साल जांच चलने के बाद में आज जो है रतलाम पुलिस ने FIR दर्ज करी है। इसमें 2 लोगों को
आरोपी बनाया गया है। हालांकि पुलिस ने उन ठगों के पास से कंप्यूटर और पेन ड्राइव जब्त करे हैं, लेकिन हालांकि जैसे ही ठगों को यह पता चल चुका था कि पुलिस के हत्थे हम चलने वाले हैं, ऐसे ही कई ऐसे अहम दस्तावेज जो थे वो कंप्यूटर से उन्होंने डिलीट कर दिए, लेकिन पुलिस जो है वो रिकवरी कर उसके बाद भी बड़ी सरगर्मी से जांच कर और कार्रवाई करने की कोशिश करेगी। और इसमें एक बात और बताना चाहेंगे कि पुलिस के हाथ में करीबन कई शिकायतें प्राप्त हुई, जिसके बाद में यह मामला सामने आया है। और जो परेशान, जो पीड़ित परिवार थे, जिन लोगों से पैसा लिया गया था, जब वो उनके पास में जाते थे कि नौकरी का क्या होगा। जी तृप्ति, शुक्रिया आपका लालचंद जानकारी के लिए। तो पीड़ित का क्या कहना है और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, आइए सुनवाते हैं आपको। और कभी बोले कमलनाथ सरकार की वजह से वो भर्ती रुक गई है, फिर बोले कोरोना की वजह से रुक गई है, और फिर अभी सेकंड कोरोना आ गया है, तो इसमें उन्होंने ऐसा हमसे कहा है। तो हमने हमारे स्तर से जांच करी तो हमें पाया गया, हमको ऐसा लगा कि हमारे साथ छल हुआ है, तो हमने हमारी शिकायत थाने पर दर्ज करवाई। फर्जी आदेश जारी कर वो नौकरी का झांसा दिया और पैसे की मांग की। जी मैंने 3 लाख रुपए। मेडिकल कॉलेज रतलाम में नौकरी दिलाने के नाम पे प्रकरण दर्ज हुआ है धोखाधड़ी का, जिसमें 2 आरोपियों को अभी गिरफ्तार किया गया है और उनका पुलिस रिमांड में लिया गया है, नरेन टांक और सुखदेव कुशवाहा का, और इनसे पूछताछ जारी है अभी। और भविष्य में कोई ना कोई और आरोपी बनने की संभावना है, अभी विवेचनाएं जारी हैं। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन। हमार बानी हमार वोट श्रवण के साथ।